विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं कि रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति तो रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही है। तथापि विलासी राजाओं की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए इन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी। अतः श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों में स्थान दिया जा सकता है। रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्याश्रय में रहे थे, अतः आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन प्राप्ति होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही है। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके ये आत्मलाभ भी प्राप्त करते रहे और जीवन के कटुतिक व्यक्तिक अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी व्यक्त करते रहे। कुल मिलाकर भक्ति और नीति को भी इन कवियों की प्रवृत्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए, रीति निरूपण कवियों का वर्गीकरण निम्न वर्गों में किया जा सकता है। काव्यांग परिचयात्मक कवि। इन कवियों का उद्देश्य काव्यांगों को परिचय देना ही है, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वे या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त हैं कि उनसे कवित्व का विशेष बोध नहीं होता। इस प्रकार के कुछ कवि और उनके ग्रंथ हैं, जैसे जसवंत सिंह का भाषा भूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, याकूब खां का रसभूषण, दलपति राय वंशीधर का अलंकार रत्नाकर, गोविंद का कर्णाभरण, दूल्हे का कवि कुल कंठाभरण, रसरूप तुलसी भूषण। देखिए, रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि। इस वर्ग में आने वाले कवियों का उद्देश्य रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व देना रहा है। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित हैं तथा उदाहरणों में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति, पद्माकर और ग्वाल। इनके रीति निरूपक ग्रंथ इसी प्रकार के हैं। कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार इस वर्ग के कवियों ने काव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रीति तत्व का पूरा ध्यान रखते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इनके काव्य ग्रंथों में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग भी किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्हीं कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। इस वर्ग के प्रमुख कवि हैं बिहारी, भूपति, चंदन एवं मतीराम। इनकी लिखी सतसैया, नक्षिक वर्णन संबंधी ग्रंथ एवं स्फुट छंद इसी प्रवृत्ति के अनुरूप हैं। देखिए, इसमें रीति निरूपण करने वाले आचार्य भी दो प्रकार के हैं, एक सर्वांग निरूपक, दूसरा विशिष्टांग निरूपक। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार तथा छंद का निरूपण अपने ग्रंथ में किया, वे सर्वांग निरूपक कवि कहे जा सकते हैं। ऐसे कुछ कवि एवं उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु है, देव का शब्द रसायन, कुलपति का रस रहस्य, भिखारी दास का काव्य निर्णय, सोमनाथ का रस पीयूष निधि, अमीर दास का सभा मंडन, जनराज का कविता रस विनोद। देखिए, विशिष्टांग निरूपक कवियों ने किसी एक काव्यांग रस, अलंकार या छंद का विवेचना किया है
कहीं कहीं इनमें से रस अलंकार का विवेचन एक साथ किया गया है, जैसे देव के भाव विलास में तथा याकूब खां के रसभूषण में। श्रृंगारिकता रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति रही है श्रृंगारिकता। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद्व भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में ही देखती है। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति नहीं रही। नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, अन्यथा सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता रही है। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा, भोगेच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है, वहाँ अश्लीलता का समावेश हो गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीतिमुक्त कवियों, जिसमें घनानंद आदि ने हृदय की विफलता का मार्मिक एवं अनुभूतिपरक चित्रण किया, किंतु बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरहजन्य कृशता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया है। ऐसे दो उदाहरण देखते हैं। औंधाई सी सुलखी विरह वर्णी विललात, विच ही सूखी गुलाबू गौ छींटो छुई न गात। इत आवती चली जाती उत चली 6 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ। देखिए, बिहारी ने जो श्रृंगारिकता का जो वर्णन किया है कि कवियों ने विरहताप एवं विरहजन्य कृशता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया है जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया, जो इन पदों में देखने को मिलता है, दो में मिलता है। देखिए, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की दृष्टि की इस श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। देखिए, अगला जो विशेषता है वो है अलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों में सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त के ना हो। जैसे केशव भूषण विनु ने विराजे कविता वनिता मित्र। जैसे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित्र। तो केशवदास ने कहा कि वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग, केशव तो अलंकार विहीन कविता को, जिसमें अलंकार नहीं हो, सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों ना हो। कविता कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में अलंकारिकता के
कारण ही आया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि उसमें पर्याप्त की गई है, तो दूसरी ओर उसमें उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण भावोत्कर्ष में सहायक एवं आकर्षक है। उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है, इस काल में साध्य बन गया। देखिए अगली जो विशेषता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे। अतः ये स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की इस प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित्र की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी एवं छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। जीविका हेतु वृत्ति पाने वाले इन कवियों के लिए आश्रयदाताओं को गुणगान करना अनचाही विशेषता थी। कवियों को दरबार से बाहर करने के लिए भी षड्यंत्र चलते रहते थे। अतः आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। स्वतः स्फूर्त काव्य रचना की प्रवृत्ति राजनीतिक जोड़ तोड़ एवं दांव पेच में लीन इन कवियों में हो ही नहीं सकती थी। बहुयज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। देखिए रीतिकालीन कवियों में बहुयज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति, पांडित्य प्रदर्शन जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण ये काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुयज्ञता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। ज्योतिष के राजयोग प्रकरण का उल्लेख उनके निम्न दोहे में दिखाई देता है। शनि कज्जल चख झक लगन, उपजो सुदिन सने, क्यों न निरपति हुए भोग वे, लही सुदेश सब देह। तो इसी प्रकार आयुर्वेद ज्ञान का परिचय उनके निम्न दोहे से प्राप्त होता है। विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण से होता है। सुदर्शन का श्रेष्ठ प्रयोग करते हुए चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय भी यहाँ दिया गया है। यह विनसत नग राख के, जगत बड़ो जस लेहू, जरी विषम ज्वर ज्वाइए, आई सुदर्शन देहु। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्द अलंकारों का प्रयोग भी चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीतिकाव्य में किया गया है। वस्तुतः इस काल में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। ये लोग इसी को कवि कर्म समझते थे। वर्ण विषय की मार्मिकता एवं भावाव्यंजना पर इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अलंकार योजना पर दिया। देखिए अगली जो प्रवृत्ति है, भक्ति एवं नीति। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन
नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। राधा कृष्ण के नाम पर लिखी गई रचनाओं में भक्ति भावना प्रमुख न होकर श्रृंगार भावना प्रमुख है। वे तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि रीझई सु कवि जय तो जानो कविताई, ने तो राधिका कन्हई सुमरिन को बहानु है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कृति सतसई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं। नीति संबंधी उक्तियां भी इन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं। दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण हो गए थे। बिहारी सतसई में नीति के अनेक दोहे उपलब्ध हैं, जैसे नर की अरुणल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। घाघ, वेताल, बृंद एवं गिरधर दास ने नीति संबंधी प्रचुर काव्य की रचना की। बृंद सतसई में नीति संबंधी सुंदर उक्तियों को काव्य रूप दिया गया है, यथा भले बुरे सब एक सम, जौं लो बोलत नाई, जानि परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। देखिए, नारी भावना। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्शिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचय कराया है। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रामिका का। अतः वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे। अतः उसके अन्य रूपों जैसे गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के प्रति एक एकांगी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा संबंधित गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में समर्थ नहीं हुए। नारी के प्रति उनका ये दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण एवं परिवेश के अनुप्राणित था। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। देवी की निम्न उक्ति द्विवेदी जी के उस उक्त कथन का समर्थन करती है। कौन गने पुरवन नगर, कामिनी एके रीति, देखत हरे विवेक कहूँ, चित्त हरे करी प्रीति। प्रकृति चित्रण। देखिए, रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण प्राय बहुत कम हुआ है, जबकि अलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। परंपरागत रूप में षट ऋतु वर्णन एवं 12 मासे का चित्रण भी उपलब्ध होता है, किंतु उसमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। बिहारी, देवमतीराम, भिखारीदास आदि कवियों के प्रकृति चित्रण इसी प्रकार के हैं। बिहारी के प्रकृति चित्रण संबंधी 2 दोहे देखिए। रणित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवतु चलो, कुंजर कुंज समीर, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो, दीरग दाग निधाग। सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। उनके द्वारा किया गया वर्षा ऋतु का वर्णन उल्लेखनीय है। सेनापति उन्हें नए जलद सावन के, चारहु दिशान घुमरत भय भरे तोय के, शोभा सरसाने ने बखाने जात के भांति, आने हैं पार मानो काजर के ढोए के। रीतिकाल के अन्य कवि पद्माकर का वसंत वर्णन भी अत्यंत मनोहारी बन पड़ा है। यथा
द्वार में दिशान में, दूनी में देश देशन में, देखी दीप दीपन में, दीपति दिगंत है, बिथिर में ब्रिज ब्रिज में, नवेलिन में वेलिन में, बनन में बागन में, बगरे बसंत है। प्रकृति का अनेक उपमान कमल, चंद्रमा, चातक, हंस, कोयल, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि लेकर इन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंगों का सुंदर चित्रण किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग देखिए, रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही नहीं ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है। भिखारी दास जी ने भी लिखा है कि ब्रज भाषा हेत ब्रज भाष ही ने अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की पानी हूँ सो जानिए। स्पष्ट है, रीतिकाल तक आते आते ब्रज भाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। रीतिकालीन ब्रज भाषा अपने शब्द सौष्ठव, आनुप्रासिकता, मधुरता एवं पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्ण उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मरोड़ की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन ब्रज भाषा के इस दोष की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रहे। यद्यपि रीतिकालीन ब्रजभाषा कवियों ने कभी कहीं कहीं अवधि शब्द रूपों का प्रयोग भी किया है, तथापि उसमें ऐसे प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं है। बिहारी में कीन, दीन जैसे क्रिया रूप यदि अवधि के हैं, तो सूर के ब्रजभाषा में मोर, हमार, कीन, अस, जस आदि पूर्वी प्रयोग उपलब्ध होते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकतर रीति ग्रंथों का निर्माण अवध क्षेत्र में हुआ, अतः इस काल की ब्रज भाषा में प्राप्त होने वाले अवधि शब्द अस्वाभाविक नहीं है। इस काल की ब्रज भाषा में फारसी शब्दों के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान या जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। रीति मुक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रज भाषा में लाक्षणिक अर्थवत्ता है। घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। बिहारी सच्चाई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है, तथा बिहारी, घनानंद, देव, सेनापति, भिखारी दास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। देखिए, अगले उसमें अपन चर्चा करेंगे, जैसे रीति मुक्त श्रृंगारीन उसकी विशेषताएं